हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी और टीजीटी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इतिहास के प्रमुख टॉपिक पर चर्चा के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट के संबंध में। रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919, ठीक है ना। तो ये जो रॉलेट एक्ट है, ये रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों लाया गया था इसको, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब चीज़ों पर जो है सो आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, रॉलेट एक्ट में आने से पहले हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम फेज पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हम लोग पाते हैं कि 1896 से लेकर 1919 तक का जो फेज था, ये भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला फेज था। इस फेज में हम लोग देखते हैं कि एक प्रमुख घटना घटी थी 1913 में। किस प्रकार की घटना, तो लाला हरदयाल के द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था गदर पार्टी, है ना। यह जो गदर पार्टी है, ये अमेरिका में जो है सो स्थापित हुई थी। ये हम लोग पाते हैं कि फर्स्ट फेज की क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की सबसे बड़ी जो है सो घटना मानी जाती है गदर पार्टी की स्थापना, है ना। अब गदर पार्टी जो स्थापित हुआ 1913 में, तो हम लोग देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आरंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उठाने के लिए गदर पार्टी के द्वारा जो है सो एक योजना जो है सो तैयार की गई और इस योजना का नाम है जीभरमान योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया कि बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को जो है सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विदेशों से भारत भेजना था, है ना। भारत भेज करके भारत में एक सशस्त्र क्रांति की जो है सो शुरुआत की जानी थी। क्रांति की एक तिथि भी जो है सो निर्धारित की गई थी 21 फरवरी 1915 को। 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में एक साथ भारतीय सैनिकों की मदद से जो है सो एक सशस्त्र विद्रोह जो है सो आरंभ किया जाना था और अंग्रेजों को यहाँ से भगाए जाने का जो है सो एक प्लान तैयार किया गया था। बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को जो है सो पंजाब भेजा जा रहा था, क्योंकि ये जो गदर पार्टी जो आंदोलन था, इसका सेंटर पंजाब का लाहौर था। तो बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों का पंजाब आगमन हो रहा था, है ना। इस पृष्ठभूमि में हम लोग पाते हैं क्या कि अंग्रेज लोग भी चिंतित हो गए। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय जो थे, उनका नाम था चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दिशा निर्देश पर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक कमिटी का जो है सो गठन किया गया, है ना। यह जो कमिटी गठित हुआ, तो यह जो कमिटी गठित हुआ, तो हम लोग पाते हैं क्या कि 1917 में जो है सो यह कमिटी गठित हुआ सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। सर सिडनी रॉलेट की जो एक कमिटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट 1918 में दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग पाते हैं कि 1919 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था, क्या नाम था, बोलचाल में तो इसको हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं, लेकिन अधिनियम जो था उसका नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। तो ये एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज जो एक्ट था, इसी को बोलचाल की भाषा में हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ये रॉलेट एक्ट के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमिटी गठित हुआ था, यह 5 सदस्यीय कमिटी था। मतलब इसमें 5 लोग जो हैं वो शामिल थे। सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ 2 अंग्रेज और 2 भारतीय भी जो है सो इस कमिटी में शामिल थे। इन चारों का क्या क्या नाम था, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक का नाम था बेसिल स्कॉट, एक अंग्रेज था बेसिल स्कॉट। दूसरे अंग्रेज का नाम था बर्ने लाबर्ट। फिर तीसरे और चौथे भारतीय थे इसमें, इनका नाम था, हम लोग पाते हैं कि प्रभात चंद्र मित्र और कुमार स्वामी शास्त्री, है ना। तो इस प्रकार से बेसिल स्कॉट, बर्ने लाबर्ट, फिर प्रभात चंद्र मित्र और फिर कुमार स्वामी शास्त्री इस रॉलेट कमेटी के जो है सो सदस्य थे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही रॉलेट एक्ट जो है सो आया 1919 में। इस कमेटी के सिफारिश पर यह जो एक्ट आया, इस एक्ट में क्या खास बात थी, तो इसमें मात्र शक के आधार पर
है ना, किसी भी व्यक्ति को जो है सो गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जो है सो जेल में डाल करके रखा जा सकता था, है ना। मतलब कि अगर शक हो गया हमको आप पर कि आप किसी भी तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, है ना, या हैं, तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे आप पर, आपको 2 साल तक जेल में डाल करके रख सकते हैं। मतलब पूरी तरह से यह आदमी के व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सो छीन रहा था। तो स्वाभाविक था कि इसका पूरे भारत में जो है सो विरोध होता और हुआ भी, है ना। हम लोग देखते हैं कि यह एक्ट जब पास हुआ तो पूरे भारत में जो है सो इसका विरोध आरंभ हो गया, क्योंकि यह एक प्रकार से एक अमानवीय जो है सो कानून था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो है सो, है ना, गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला जा सकता था, है ना। तो हम लोग पाते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया और महात्मा गांधी ने इसका नाम दिया, इस अधिनियम, या जो अधिनियम आया तो महात्मा गांधी ने कहा ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, है ना। तो इस एक्ट के ही संदर्भ में गांधी जी के द्वारा यह कहा गया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, है ना। यह एक अमानवीय जो है सो एक्ट है ना। इसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसको काला कानून की जो है सो संज्ञा दी, है ना। तो यह जो काला कानून था तो इसके अगेंस्ट में पूरे भारत में जो है सो विरोध आरंभ हो गया। गांधी जी के द्वारा 24 फरवरी 1919 को साबरमती आश्रम में सत्याग्रह सभा की जो है सो स्थापना की गई, है ना। और इसी सत्याग्रह सभा के माध्यम से गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह की जो है सो योजना तैयार की गई, है ना। रॉलेट सत्याग्रह, गांधी ने ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दिया कि भाई अगर आप इस कानून को वापस नहीं लेते तो एक अखिल भारतीय स्तर पर हम जो है सो रॉलेट सत्याग्रह आरंभ कर देंगे, है ना। गांधी जी के द्वारा जो है सो हम लोग उल्लेख पाते हैं कि गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह भी कहा गया कि यदि आप कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हम जो है सो 30 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल जो है सो आरंभ कर देंगे, है ना। और एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी के द्वारा यहीं पर किया गया था, है ना। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि इसी रॉलेट सत्याग्रह में हम लोग पाते हैं कि गांधी जी की जो छवि बनी वह एक अखिल भारतीय नेता के रूप में जो है सो बनी, क्योंकि अभी तक गांधी जी चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे आंदोलन में क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के जो है सो आ रहे थे। पहली बार रॉलेट सत्याग्रह में ही पूरे भारत के स्तर पर गांधी जी की जो है सो एक अखिल भारतीय नेता की जो है सो छवि उभर करके सामने आई, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि यह स्ट्राइक जो है जो 30 मार्च 1919 को जो है सो होना था, तो इसकी तिथि को आगे जो है सो बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। लेकिन दिल्ली में यह हड़ताल जो है वो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में 30 मार्च को ही जो है सो आरंभ हो गया, है ना। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा क्या किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया था कि भाई लगान न देने का कार्यक्रम भी जो है सो इसमें शामिल किया जाए, लेकिन इसको स्वीकार गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था, है ना। फिर यह जो एक्ट आया तो इसमें हम लोग पाते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल जो हक थे, इन तीनों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका से जो है सो इस्तीफा दे दिया। मतलब इन 3 लोगों के द्वारा इस एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से जो है सो इस्तीफा दिया गया था, है ना। अब यह जो एक्ट आया तो स्वाभाविक था कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी कहाँ होगा, तो पंजाब में होगा, क्योंकि गदर पार्टी आंदोलन का केंद्र पंजाब था। तो पंजाब में बड़ी संख्या में जो है सो लोगों को जो है सो गिरफ्तार किया जाने लगा। इससे पंजाब की स्थिति जो है सो अराजक हो गई, है ना। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था ओ डायर, है ना। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो ओ डायर था। तो ओ डायर जो है काफी चिंतित हो गया, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि पंजाब में 2 प्रमुख नेता जो है सो उभर करके सामने आए। सत्याग्रह ये जो हुआ, रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ, तो 2 प्रमुख नेता उभर करके सामने आए। एक तो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों के नेतृत्व में हम लोग पाते हैं कि एक विशाल जुलूस का जो है सो
आयोजन किया गया था अमृतसर में, और यह काफ़ी व्यापक जुलूस था और हजारों की संख्या में जो है सो लोग इसमें शामिल हुए थे। इससे घबराकर ही ओडायर के द्वारा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है सो गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों को अमृतसर से जो है सो निर्वासित कर दिया गया। यह कुछ एक पृष्ठभूमि था आगे की घटना के लिए। आगे की क्या घटना घटेगी, तो आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। उसकी पृष्ठभूमि यही थी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जो अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया, तो एक अन्य दूसरे प्रकार का अराजक माहौल पंजाब में जो है सो बन गया था, है ना। और इसी पृष्ठभूमि में जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, ठीक है ना। यह जो एक्ट था तो पूरे भारत में विरोध हुआ और अंततः 1921 में जो है सो इस एक्ट को वापस ले लिया गया, है ना। तो रॉलेट एक्ट के संबंध में कुछ प्रमुख चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे यह एक्ट कब आया था, इस समय जो है भारत में वायसराय कौन था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुआ था उसमें कुल कितने मेंबर थे, कितने भारतीय शामिल थे, है ना। फिर यह जो रॉलेट एक्ट था इसका मूल नाम क्या था, जो आपको हम बताएं अभी, है ना, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट, इसका मूल नाम था। बोलचाल में इसको हम लोग रॉलेट एक्ट जो है सो कहते हैं, है ना। फिर इस एक्ट के अगेंस्ट में इस एक्ट को काला कानून किसने कहा था, कि कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, है ना। यह जो है सो किसने कहा था, है ना, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है सो कहा गया था। इस एक्ट के अगेंस्ट में जो है गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर एक देशव्यापी हड़ताल की तिथि किस डेट को जो है सो निर्धारित की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हड़ताल की तिथि को जो है सो बढ़ाकर कब किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस एक्ट को कब वापस लिया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इस एक्ट के तहत जो है कितने साल तक व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो है सो चर्चा करेंगे। तो इतना चीज रॉलेट एक्ट के संबंध में आपको ध्यान में रखना है ना। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो है सो हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।